तो आज हम लोगों ने जिस क्लास की शुरुआत की है, आपको पहले ही पता है कि हम लोग पेपर जो 4 है जेपीएससी मेंस का, पॉलिटी एंड पबैड, है ना, उस पर चर्चा कर रहे हैं। उसी पर यह क्लास शुरू हो रहा है। आज पहला क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमेशा की तरह कोई भी टीचर आपके सिलेबस पर डिस्कस करेगा और अंत में आगे चल करके आपको बताऊं कि कुछ आपके जो एग्ज़ाम का जो पेपर आता है उस पेपर पर भी मैं थोड़ा सा आपके साथ आज चर्चा करूंगा। और इसके बाद कुछ और इधर उधर की बातें होंगी। लेकिन पहली बात, जो सिलेबस की बात करें, देखिए किसी भी परीक्षा को अगर आपको पास करना है, अगर आप चाहते हैं कि हम पास करें, मतलब ऐसा नहीं टाइम पास नहीं कर रहे हैं आप बहुत गंभीरता से मेहनत करने में अगर आपका कर रहे हैं, अगर आप बहुत सीरियसनेस के साथ ये सोचते हैं कि नहीं मेरा हम पास हो जाएं, तो मैं वैसे विद्यार्थियों को एक सलाह पहले दे दूं कि आपको आपका सिलेबस कम से कम याद होना चाहिए। आपको आपका सिलेबस याद होना चाहिए। दिल्ली में हमारे एक गुरु हुआ करते थे, एस एस पांडे। आपको बताऊं कि मेरा मेन मैंने ऑप्शनल पेपर मेरा वहाँ पे सोशियोलॉजी हमने उनसे पढ़ा था। और उनके क्लास का जो उनका जो पहला क्लास होता था उसमें पूरे सिलेबस को वो रटवाते थे और कुछ नहीं। क्या आप पहले ये जान लीजिए, रट लीजिए, आज के बाद आपको सिलेबस या कोई किताब या कोई वेबसाइट खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको सिलेबस जानने के लिए। सिलेबस आपके दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए। मैं इस बात पर पूरा विश्वास करता हूँ, मैं उनकी इस बात का पूरा समर्थन करता हूँ कि ऐसा, और ये लाभप्रद भी होता है। एक विद्यार्थी होने की हैसियत से मुझे उसका लाभ मिला और मैं महसूस करता हूँ कि आप सबको भी अच्छे तरीके से चीज़ों के कम से कम सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए। आइए देखते हैं सिलेबस पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको पढ़ना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, देखिए पहले दो सेक्शन, एक तो आपको पूरा सिलेबस जो ये वाला सेक्शन, दो सेक्शन में है, पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक ना। तो आइए, तो आपको यहाँ से देखना है। आप अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी की बात करें तो इसमें कुछ कुछ टॉपिक हैं, देख लीजिए कौन कौन सा है। फर्स्ट टॉपिक देखिए, प्रियम्बल। प्रियम्बल मतलब समझ रहे हैं आप, प्रस्तावना। प्रस्तावना, भारतीय संविधान संविधान की प्रस्तावना। सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं। फंडामेंटल राइट्स, यानी मूल अधिकार, ठीक है, एंड ड्यूटीज़, और मूल कर्तव्य भी। और डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी नीति निदेशक तत्व। तो अगर आप प्रीलिम्स में मेरे साथ पढ़े होंगे, मेरे पास पढ़े होंगे, तो मैंने प्रीलिम्स में ही आपको इतना पर्याप्त बता दिया है कि मुख्य परीक्षा भी आप पास कर सकते हैं। कोई अलग से चीज़ों को जानने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि हम इस कोर्स में इन सब चीज़ों को अलग अलग टॉपिक में, अलग अलग लेसन वाइज चीज़ों को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे। अगला पॉइंट है, देखिए, यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट मतलब संघीय सरकार, और संघीय सरकार कहने का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट। और जब आप संघीय सरकार के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का मतलब कार्यपालिका, कार्यपालिका। लेजिस्लेटिव का मतलब होता है विधायिका। जब आप कार्यपालिका की बात करते हैं तो राष्ट्रपति आती है, अरे सॉरी, राष्ट्रपति आते हैं, मंत्रिपरिषद आता है, कैबिनेट आता है जिसको मंत्रिमंडल कहते हैं, वो आता है, सीएजी, ऐसे कई और बड़े अधिकारी तंत्र इसमें आते हैं। लेजिस्लेचर के अंतर्गत कौन आता है, विधायिका। विधायिका में तीन चीज़ें, यहाँ भी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। केंद्रीय विधायिका, सेंट्रल लेजिस्लेचर का तीन अंग, जिसको आप सेंट्रल लेजिस्लेचर को ही आप पॉपुलरली पार्लियामेंट कहते हैं, संसद कहते हैं। इसके अंतर्गत तीन चीज़ें होती हैं, लोकसभा, राज्यसभा, दो सदन है, दो हाउसेज हैं, और इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट और राष्ट्रपति को मिला करके, तीन चीज़ों को मिला करके विधायिका या संसद कहा जाता है। अभी रिसेंटली लोकसभा चुनाव भी होना है। जुडिशरी, जुडिशरी का मतलब क्या होता है, न्यायपालिका। स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। अब राज्य सरकार के अंतर्गत कौन कौन चीज़ें आएंगी, तो यहाँ भी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका मतलब यहाँ पे हाई कोर्ट और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसके अलावा पंचायत और म्यूनसिपलिटीज़, है ना, ये भी पढ़ना है आपको। नेक्स्ट पेज पे आता हूँ, सेंटर स्टेट रिलेशन, इसको आप क्या बोल देते हो, केंद्र भी पढ़ा, राज्य भी पढ़ा, तो केंद्र राज्य संबंध भी है। बहुत अच्छे अच्छे सवाल मुख्य परीक्षा में बन सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है,
अगर आपकी समझ अच्छी है, अगर आप अच्छी राइटिंग, आपकी राइटिंग स्किल, लेखन कौशल बहुत बेहतर है, तो फिर कोई बड़ी बात नहीं, अच्छे से अच्छे मार्क्स को उठाया जा सकता है। अच्छा, एक बात और आपको बता दूं, जो पीडीएफ्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा टॉपिक वाइज, उसमें मैंने खुद प्रयास किया है कि वो पीडीएफ अपने आप में केवल नोट्स नहीं है, एक एक मॉडल आंसर राइटिंग है, एक मॉडल आंसर राइटिंग स्किल का बेहतरीन मतलब एक प्रदर्शन किया गया है। ज़रा आप जैसे ही आप उस मेन मतलब उस अपने पीडीएफ्स को पढ़ोगे, नोट्स को पढ़ोगे, आपको लिखने का एक अलग अंदाज आपके अंदर में आएगा। और मैं भी प्रयास करूंगा, आखिर उन्हीं नोट्स से मैं आपको पढ़ाऊंगा, पढ़ाते वक्त ही आपको बताऊंगा कि कहाँ पर लिखने में कलाकारी कर दिया गया है, कहाँ पर लेखनी में कलाकारी कर दिया गया है। क्योंकि अगर एक बार आपकी राइटिंग स्किल बेहतर हो जाता है, तो आप कम नॉलेज में बेहतर मार्क्स को गेन कर सकते हैं। याद रखिएगा, आपके साथ ना आपका ज्ञान जाएगा, ना आपका व्यक्तित्व जाएगा, ना आप जाएंगे, सिर्फ वो कॉपी जाएगी, और उस कॉपी के अंदर में आपके लिखे हुए शब्द, आपके गढ़े हुए शब्द जाएंगे। और ऐसी परिस्थिति में राइटिंग स्किल का जो महत्व है वो अत्यधिक हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज। मतलब ये जो आप शेड्यूल्ड एरियाज मतलब अनुसूचित क्षेत्र जिसको आप कहते हो, अनुसूचित क्षेत्र, और एक होता है जनजातीय क्षेत्र, है ना। तो इन दोनों के संदर्भ में एक टॉपिक आपका दिया हुआ है, ये है शेड्यूल, भारतीय संविधान के शेड्यूल 5 और ये शेड्यूल 6, ठीक है ना। मैंने अनुसूची 5 और छठी अनुसूची में इन दोनों के बारे में जिक्र है, क्या है इस पे एक क्वेश्चन बन सकता है। चूंकि झारखंड में जनजाति अत्यधिक है, चूंकि झारखंड में अनुसूचित क्षेत्र एक बड़ा 13 जिले, आप जानते हैं अनुसूचित क्षेत्र शेड्यूल्ड एरियाज भी झारखंड में जगह ज़्यादा है, इसीलिए यह टॉपिक इसमें शामिल किया गया है। झारखंड के कंसर्न में इस टॉपिक पे थोड़ा सा आपको जानकारी चाहिए। इमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कहने का मतलब है कि आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान, ठीक है, प्रावधान, ये आपको जानना है। यानी आपातकाल से संबंधित जो भी बातें हैं, आप जानते हैं 3 प्रकार के आपातकाल के बारे में जिक्र किया गया है भारतीय संविधान में, सारी बातें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मतलब निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग अभी बहुत सुर्खियों में है, क्योंकि चुनाव, एक भारत की सबसे बड़ी चुनाव, लोकसभा का चुनाव अभी सिर पर है। पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज यानी राजनीतिक दल, और प्रेशर ग्रुप्स यानी दबाव समूह। कुल मिलाकर के ये वो टॉपिक हैं जो पॉलिटी सेक्शन से आपको पढ़ना है। समझ रहे हैं मेरी बात। और अगर आप गिने तो कितने टॉपिक हो जाते, देखिए 1 2, जुडिशरी को अलग कर ले, 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे 9 हो रहा है, लेकिन आप एग्जैक्ट सिलेबस पे जाएंगे तो लगभग वही है कि तकरीबन 13 टॉपिक आपको मिलेंगे। एग्जैक्ट यही सिलेबस भी है, मतलब इसके अंदर के सब सब टॉपिक्स को मैंने मर्ज करके एक मोटा मोटी आपको कर दिया है। फिर आप आगे बढ़े सिलेबस में ही, जो हमें शुरू करना है, याद रखिएगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस की शुरुआत हम लोग करेंगे। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, ये वाला टॉपिक हमारा शुरू किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो अब हम शुरू इसी को इसके इसलिए करेंगे क्योंकि कई विद्यार्थियों की मांग है कि अब सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले पोर्शन से शुरू करें, बेहतर है। और मेरा ये वादा है आपसे, किसी भी टॉपिक पे क्लैरिटी मैं बेस्ट देने का प्रयास करूंगा। ये वादा है आपसे कि किसी भी टॉपिक पर मैं नोट्स बेस्ट देने का प्रयास करूंगा। ये वादा है आपसे कि आपकी जो लेखन क्षमता है, राइटिंग स्किल है, वो बेहतर हो जाएगी। और ये अंत में एक वादा और भी है कि जिस दिन आपका मार्कशीट आएगा, स्कोर जब आपको मिलेगा, उस दिन मैं आपसे दोबारा मुखातिब होऊंगा ये पूछने के लिए कि स्कोर अच्छा आया या नहीं आया। और ये मैं वादा करता हूँ, मेरे विषय में कम से कम आपको स्कोर तो बेहतर आने ही आने हैं। इसलिए तैयार हो जाइए और मेहनत करिए। क्या क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी लोक प्रशासन, इसका मतलब लोक प्रशासन, और इसमें मीनिंग यानी अर्थ, स्कोप यानी विषय क्षेत्र या दायरा बोल सकते हैं इसका, इस विषय के अंतर्गत क्या कुछ अध्ययन किया जा सकता है, अध्ययन का विषय वस्तु कह सकते हैं इसको। और सिग्निफिकेंस यानी महत्व, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक
पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक तथा निजी प्रशासन, ये दूसरा टॉपिक हुआ। तीसरा टॉपिक यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन यानी केंद्रीय प्रशासन, और केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत देखिए क्या क्या है। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट यानी केंद्रीय सचिवालय, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट यानी मंत्रिमंडल सचिवालय, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस यानी पीएमओ, प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन का मतलब योजना आयोग, हालांकि आज के टाइम में अब योजना आयोग रहा नहीं, नीति आयोग, फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग। इतनी चीज़ों को आपको यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत देखना है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में स्टेट सेक्रेटेरिएट यानी राज्य सचिवालय, चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव, और चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस यानी सीएमओ। तो ये चीज़ें आपको राज्य प्रशासन के अंतर्गत देखना है। और साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, जिसमें देखिए क्या टॉपिक है, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर, यानी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जिला दंडाधिकारी या एंड कलेक्टर जो है यानी समाहर्ता जिसको आप कहते हैं, डीसी साहब इन जनरल आप जो कहते हैं अपने राज्य में, उपायुक्त जिसको आप कहते हैं, उस पद का ओरिजिन यानी उत्पत्ति और विकास कैसे होता है। चेंजिंग रोल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो डीसी साहब हैं इनकी भूमिका में किस प्रकार से परिवर्तन आया है लगातार बदलते वक्त के अनुसार। द इम्पैक्ट ऑफ द सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी ऑन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो जिला प्रशासन है उसमें उससे जो जुडिशियल एक्टिविटीज़ को जो अलग कर दिया गया उसका क्या प्रभाव पड़ा है, ठीक है, वो देखना है। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन आपको पढ़ना है। अच्छा, पर्सनल का मतलब व्यक्तिगत नहीं, पर्सनल नहीं, कार्मिक प्रशासन, कार्मिक प्रशासन, जिसमें रिक्रूटमेंट देखते हैं हम लोग यानी भर्ती। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है, भर्ती, भर्ती की प्रक्रिया। यूपीएससी देख रहे हैं, एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण, सब चीज़ें आपको पढ़ना है। लीडरशिप यानी नेतृत्व एंड इट्स क्वालिटीज़, और उसके क्या गुण हो सकते हैं। एम्प्लॉयज़ मोरल एंड प्रोडक्टिविटी यानी मनोबल और उत्पादकता, है ना, मनोबल एवं अगर मनोबल नहीं होगा, उत्पादकता नहीं होगी तो रिजल्ट ओरिएंटेड कैसे होगा, फिर परिणाम सुखद कैसे आएंगे। अगला देखिए डेलीगेशन, इसको आप हिंदी में कहते हैं, डेलीगेशन को हिंदी में प्रत्यायोजन कहा जाता है, प्रत्यायोजन। इसके साथ साथ सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, ये तीन चीज़ों को आपको पढ़ना है। ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी को क्या बोलते हैं, नौकरशाही। इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, इसके गुण और अवगुण। द रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ब्यूरोक्रेसी का पॉलिसी फॉर्मुलेशन में क्या भूमिका है। एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन, और इसके क्रियान्वयन में यानी पॉलिसी को बनाने में, नीति निर्माण में और नीतियों के क्रियान्वयन में ब्यूरोक्रेसी की भूमिका। नेक्सस बिटवीन ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, यानी ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही और राजनीतिक कार्यपालिका के मध्य जो गठजोड़ हो रहा है, जो गठबंधन हुआ है, वो बताइए। और जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट यानी सामान्यज्ञ वर्सेस विशेषज्ञ, ये टॉपिक अभी आपको लगेगा थोड़ा बहुत अजनबी जैसा, पर चीज़ें हम लोग आएंगे बहुत क्लियरली करेंगे, घबराइए मत। और अंत में क्या है, डेवलपमेंट, अंत में नहीं इसके बाद भी कुछ, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन यानी विकास प्रशासन। एक्चुअली ये प्रशासन का एक हिस्सा है, वास्तव में लोक प्रशासन का एक बहुत महत्वपूर्ण दायित्व होता है विकास और समृद्धि। तो जब लोक प्रशासन विकास को प्रमुख लक्ष्य मान करके जो प्रशासन का जो स्वरूप निकल करके सामने आता है, उसी को आप विकास प्रशासन कहते हैं। खास करके जो थर्ड वर्ल्ड हैं, जो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के शिकार रहे हैं, जो किसी दूसरे देश के द्वारा लंबे वक्त तक गुलाम बना लिए गए थे, जैसे भारत ब्रिटिश के द्वारा गुलाम बना लिया गया, जिनका भारी और भयानक आर्थिक शोषण हुआ लंबे दौर तक, वैसे देश चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी सामाजिक आर्थिक विकास की जो पूरी प्रक्रिया है उसको आप अमलीजामा पहनाएं, उसको क्रियान्वित करें। और इसके लिए जो एक डेवलपमेंट का नया मॉडल जो सामने आया, उसी को डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। हम लोग चीज़ों को पढ़ेंगे, घबराइए मत आप। फिर आगे देखिए, एक यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट, ये जो टॉपिक आपको 3 टॉपिक यहाँ पे जो नज़र आ रहा है, ये बहुत ही डायनामिक टॉपिक है। डायनामिक टॉपिक का मतलब मेरी अपनी समझ ये कहता है कि अगर आप पूरे चीज़ों को छोड़ भी दें, यहाँ से ही हो सकता है 2 क्वेश्चन आप पकड़ लें,
अगर ये 3 टॉपिक को याद नहीं कर लेता है। जैसे एक है डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हम लोग पढ़ेंगे, इसका नोट्स भी आपको दिया जाएगा। एक टॉपिक है गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस मतलब क्या बोलते हैं उसको, तो सुशासन, ठीक है। और एक टॉपिक है ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट का मतलब मानवाधिकार, वेरी डायनामिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये 3 टॉपिक में मैं आज ही क्वेश्चन आपको आउट कर देता हूं। कम से कम इन 3 टॉपिक को अगर आप कर लेते हैं तो 40 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन तो आपका दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता, यहीं से श्योर शॉट। और इवन 70-75% संभावना यह है कि अगर यही 3 टॉपिक को आप बहुत अच्छे तरीके से करके चले जाते तो दोनों क्वेश्चन यहीं से पकड़े जा सकते हैं। समझ में आ रही मेरी बात मैं जो कह रहा हूं? तो ये है मोटा मोटी आपका एक सिलेबस। सिलेबस आपके ध्यान में होना चाहिए, जैसा मैंने पहले ही शुरू में ही कहा, ठीक है। तो सिलेबस पर कोई आप का मतलब आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अब आप मैं ज़रा सा आगे बढ़ करके आपको 2021 के जो क्वेश्चंस आए हैं, पेपर आया, उस पर ज़रा सा मैं मेंस का जो पेपर आया, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि पहली बार पेपर देंगे, फर्स्ट टाइम जो कि पेपर देंगे, उनको मैं एक थोड़ा सा उनके लिए मोमेंट को लाइट करने के लिए मैं बताना चाहूँगा कि किस तरीके से आता है। ये देखिए पेपर में शुरू में देखिए इस तरीके से रहेगा, पेपर 4 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस यानी भारतीय संविधान और राजनीति और लोक प्रशासन एवं सुशासन, ये रहेगा। ये है सब्जेक्ट कोड। 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 200 मार्क्स आपके पेपर पे रहेंगे। यहाँ पे देखिए एक इंस्ट्रक्शन है, देखिए मैं हिंदी ही पढ़ दे रहा हूँ। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभक्त है, यानी 2 भागों में बटा हुआ है। परीक्षार्थियों को खंड ए से 20 अनिवार्य और खंड बी से 4 वैकल्पिक प्रश्नों का उत्तर देना, यानी खंड ए में वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे जो अनिवार्य हैं, 20 का 20 क्वेश्चन है ना। खंड अ के अनिवार्य प्रश्न में 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, देखिए लिखा हुआ है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक हैं। और इसके अतिरिक्त खंड ब के 8 वैकल्पिक प्रश्नों में से टोटल आपको 8 क्वेश्चन दिया हुआ है, जबकि उत्तर आपको कितने का देना है, 4 का। समझ में आ रही बात? क्योंकि 4 का देंगे 40-40 मार्क्स का रहेगा, 160, और इधर 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव यानी 200। अब यही वो चीज़ है कि चूंकि 8 क्वेश्चन दे रहा है और आपको 4 बनाना है, यहीं पे एक टीचर जो है गेस कर सकता है, उसको स्कोप दे दिया कि आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का अंत में अगर आप एक मैंने बना लें ग्रुप, और अगर उसी को काम करके जाएं तो पूरी संभावना बनती है कि 4 का 4 क्वेश्चन वहां से लड़ जाएगा। समझ में आ रही बात ना? इसीलिए थोड़ा सा 4 में से अगर 4 नहीं लड़े तो 3 तो कंफर्म लड़ेगा, और एक क्वेश्चन आप अपने ज्ञान के आधार पर लिख के ये एवरेज 3 को बेहतर एकदम चेप की मैंने जिसको कहते हैं ना कॉपी पेस्ट करके ये बेहतरीन आंसर मॉडल को एकदम चिपका के ये आपका, और इधर एमसीक्यू अच्छा करके ये आपका रिजल्ट सुनिश्चित है, तय है। तो कुल मिलाकर के आप पेपर के स्ट्रक्चर को समझ रहे होंगे कि पेपर पूरा जो पेपर है वो 2 भाग में बटा हुआ है, एक तो ए एक बी। ए में टोटल 20 एमसीक्यूज हैं, ठीक है, और बी में टोटल 8 क्वेश्चन है, लेकिन आपको बनाने हैं 4। देयर आर 8 क्वेश्चंस बट यू हैव टू सॉल्व ओनली 4 क्वेश्चंस अमॉन्ग दीज 8, ओके। तो ये बात ध्यान रखना है। और इसीलिए अच्छा इस 4 में से 2 पॉलिटी से बनाना है और 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से बनाना, ऐसे ही होते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूं। इसके बाद अगर आप और आगे चलें, क्वेश्चंस पे देखिए, पहले डायरेक्ट जो मेंस का जो 2021 में क्वेश्चन आया है, 2021 की बात कर रहा हूँ, क्या आया देखिए। पहले पॉलिटी के 2 क्वेश्चन पे चर्चा कर रहा हूँ। लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 कहने का मतलब आपका ये क्वेश्चन आ गया फंडामेंटल राइट से, यानी मौलिक अधिकार से क्वेश्चन आ गया। तो 19 द्वारा प्रदत्त वाणी की स्वतंत्रता, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के मौलिक अधिकारों की उभरती प्रकृति और क्षेत्र की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। कुल मिलाकर के अनुच्छेद 19 पर अगर आप अच्छा चर्चा कर दिए, अनुच्छेद 19 पर आपने अच्छा नोट्स रखा है, अनुच्छेद 19 पर आपके सारे डायमेंशंस एस्पेक्ट्स को आपने समझा है, क्वेश्चन आपके लिए इजी है। उभरती प्रकृति और क्षेत्र की जो है मतलब जो नया लेटेस्ट ट्रेंड्स उभर करके आ रहे हैं आजकल, अनुच्छेद 19 वाणी की स्वतंत्रता, किस प्रकार क्या वाणी की स्वतंत्रता सीमित हो रही है, क्या जो हम ठीक तरीके से अपने बातों को ओपिनियन को रखने में आज के टाइम में सक्षम नहीं है, क्या सरकार कुछ ज़्यादा ही प्रोएक्टिव होकर के नकेल कस रही हैं, इस प्रकार के जो ट्रेंड्स हैं उस पर आपको चर्चा करना है। वहीं दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में एकात्मक तत्वों पर बल दिया गया, एकात्मक यूनिटरी जो एलिमेंट्स उस पर बल दिया गया, जबकि संघीय तत्व यानी फेडरल तत्व गौण हो जाते हैं। क्या आप सहमत हैं? मेरा अगर आप प्रीलिम्स का भी क्लास किया है, पीटी का भी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं,
तो आप पॉलिटी के 2 क्वेश्चन तो यूं ही बना के ले जाएंगे। नहीं भी किया है पुराना वाला अगर नोट्स आपको पॉलिटी का भी आपके पास एकदम सीधा, मैं कहता हूँ पूरे डंके की चोट पे क्या बना ले जाओगे। तीसरा क्वेश्चन, गठबंधन की द्विदलीय नेतृत्व प्रणाली सबल विपक्ष के अभाव में क्या भारत को अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की ओर ले जा रही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए वेरी माने इंपॉर्टेंट। इसका देखिए आज के टाइम में बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है आज के टाइम का, कि क्या विपक्ष के अभाव में भारत अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की ओर जा रहा है। हम लोग अब इसमें आपको बताना होगा कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था क्या होता है, संसदीय शासन व्यवस्था क्या होता है, विपक्ष का अपना रोल क्या है, क्यों विपक्ष जरूरी है, और क्या वाकई विपक्ष के अभाव में कुछ कमी हो सकती है, कुछ दिक्कत हो रहा है, उन बातों पर आपको बात करनी है। और चौथा क्वेश्चन है आपको देखिए शॉर्ट नोट्स लिखना है, संविधान के आपातकालीन प्रावधान और राजनीतिक दल एवं दबाव समूह, ये दोनों शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। इन 4 में से कोई 2 आपको लिखने हैं, याद रखिएगा। पांचवा, अच्छा 4 में 2 नहीं, मतलब आप टोटल कोई 2 लिख सकते हैं ना, ठीक है। विकास प्रशासन एवं प्रशासनिक विकास के मध्य अंतर व्यक्त करिए। विकास प्रशासन एवं प्रशासनिक विकास के मध्य अंतर, ठीक है, आएंगे। फिर शॉर्ट नोट्स, रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही की भूमिका, और जिला प्रशासन में कलेक्टर की भूमिका। डायरेक्ट देखिए नीति निर्माण में नौकरशाही की भूमिका एकदम सिलेबस से उठा करके टॉपिक दिया हुआ है, और जिला प्रशासन में कलेक्टर की भूमिका है ना, पढ़ना है आपको। फिर देखिए आपदा प्रबंधन, मैंने कहा ना एक क्वेश्चन आएगा ही, आपदा भारत में आपदा प्रबंधन और तैयारी जिला प्रशासन, और तैयारी जिला प्रशासन का एक महत्वपूर्ण घटक बन गया है। उपयुक्त दृष्टांतों के साथ चर्चा करें। फिर डू यू एग्री दैट द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर इन इंडिया हैव लेड टू गुड गवर्नेंस आउटकम, गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। क्या आप सहमत हैं कि भारत में मौजूदा संस्थागत ढांचे के कारण सुशासन लागू हुआ है, और उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। आप सारे क्वेश्चंस के बाद एक बात आपको बहुत क्लियरली समझ में आया होगा कि स्वस्थ चर्चा अगर नहीं होगा, बेहतर डिस्कशन अगर नहीं होगा, समझ आपकी बुनियादी समझ अगर टॉपिक के विषय में आपकी नहीं है अच्छी, डिबेटेबल जो एस्पेक्ट्स हैं आपके सिलेबस के टॉपिक्स का अगर वो क्लियर नहीं है, तो फिर नंबर ला पाना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए हम सब प्रयास ऐसा करेंगे, एज ए टीचर एज ए मेंटोर मैं यह प्रयास करूंगा कि जहाँ भी डिबेटेबल जो डायमेंशंस होंगे, जो भी वाद विवाद परिचर्चा पक्ष और विपक्ष वाली जो एक मतलब बातें होंगी कि आप सहमत हैं नहीं है, इस पर मैं आपको पर्याप्त जो है कंटेंट दे सकूं या दूं, ताकि आपका आंसर राइटिंग में कोई दिक्कत ना हो, कमी ना बुझाए आपको। करेक्ट। तो ये है टोटल, ये है क्या सिलेबस, ठीक है।